Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बारे में। और ये हमारा उद्योग वाला चैप्टर चल रहा है और ये उद्योग का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम जो बाकी की चीज़ें यानी सेवा क्षेत्र के बारे में विस्तार से बात करेंगे। देखिए, आपने जो है इसके पहले जो लेक्चर देखे नहीं उसको आप टेलीग्राम में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जितनी भी आपको प्लेलिस्ट वगैरह सारी चीज़ें जो लेक्चर है वो शेयर किए गए कहाँ पर, टेलीग्राम में, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अनअकैडमी के फ्री प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं सरकार 10। और जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन आएगा तो आप सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ करके इन फ्री प्लान्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और अनअकैडमी से जो फ्री प्लान है उसको बेनिफिट ले सकते हैं। और फ्री प्लान का बेनिफिट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस होती है हर हफ्ते में और डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर रहते हैं। नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं जो एमपी के हैं। और डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और इसके बाद इसका पेपर एनालिसिस भी होता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और जो फ्री लाइव क्लास है इसमें 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किया जा रहा है, एमपी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी। और साथ ही साथ फ्री लाइव क्विज यहाँ पे हो रही है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट के। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पे होती है और इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको आंसर इसको देना होता है। और मंडे टू सैटरडे ये चलती है 8 बजे डेली। और यहाँ पे पेपर एनालिसिस किया जाता है ये टेस्ट के बाद जो टॉप एजुकेटर्स उनके द्वारा। टॉप एजुकेटर्स आप देख सकते हैं, अब आप इन टॉप एजुकेटर्स को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ लूसेंट सीरीज चल रही है जो कि एमपीपीएससी प्री का एग्जाम आप इसमें इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एमपी डिस्ट्रिक्ट की सीरीज चल रही है और 10 से लेकर 20 दिसंबर तक जेल प्रहरी रिवीजन क्लासेस यहाँ पे चल रही है अनअकैडमी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे आप ले सकते हैं। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज चलती है जैसा कि मैंने आपको बताया, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन वगैरह की। और यहाँ पे फ्री लाइव फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी जेल प्रहरी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी सब इंस्पेक्टर यानी एमपीएसआई की। और पेपर एनालिसिस कराया जाएगा एवरी टेस्ट के बाद, यानी हर पेपर के बाद यहाँ पे पेपर एनालिसिस कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और आप फ्री मिनी कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं जो कि जेल प्रहरी और अन्य एग्जाम से यहाँ पे संबंधित है, जो कि एमपी और व्यापम से संबंधित है। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग क्लासेस आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप यहाँ पे चूज कीजिए एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित गोल, आपका जो गोल है। और यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो आपको फिर यहाँ पे एक प्रोमो कोड मिलेगा, प्रोमो कोड डालने को आएगा तो आप सरकार 10 प्रोमो कोड डालिए, सरकार 10। ठीक है, तो इस प्रोमो कोड के बाद ही आप इस फ्री कोर्स यानी फ्री प्लान को आप ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट। सबसे पहले बात करते हैं हम। देखिए, केंद्रीय जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग है उनकी बात में मतलब उनके बारे में, तो इनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। पहले होते क्या है ये देख लेते हैं। तो ऐसे आर्थिक व औद्योगिक उपक्रम जिनका स्वामित्व और नियंत्रण किसके हाथ में होता है, राज्य या केंद्र की सरकार के हाथ में होता है। ठीक है, मतलब जो इनका गवर्नमेंट या नियंत्रण या प्रशासन जो भी चीज़ होती है वो या तो सेंटर के हाथ में होगी या फिर स्टेट के हाथ में। ठीक है, या तो राज्य सरकार के हाथ में होगी या केंद्र सरकार के हाथ में। तो ये सार्वजनिक उपक्रम कहलाते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला समाजवादी मॉडल को अपनाया गया है, यानी कि दोनों का मिला जुला यहाँ पे देखने को मिलता है। निजी स्वामित्व भी देखने को मिलता है और सार्वजनिक स्वामित्व भी देखने को मिलता है। सार्वजनिक उपक्रमों की परिकल्पना जो है अर्थव्यवस्था के इंजन के रूप में की गई। सार्वजनिक उपक्रमों का जो उद्देश्य है उनकी अगर बात करें तो लाभ अर्जित करना ना होकर सार्वजनिक और सामाजिक हित को बढ़ावा देना है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है उसको अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं। जैसे स्वामित्व व नियंत्रण के आधार पर अगर देखें तो यहाँ पे देखें स्वामित्व व नियंत्रण के आधार पर इनको हम देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से जो उद्योग है। तो देखिए यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम। देखिए, ये तो हमने देख लिए तीन तीन भाग है कौन कौन से स्वामित्व व नियंत्रण के आधार पर। देखिए यहाँ पे जो अगर देखें तो विभागीय संगठन जो है रेलवे, दूरसंचार, डाकतार, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, इनकी लाभ और हानि जो है संचित निधि से संबंधित होती है। दूसरे अगर देखें कंपनी अधिनियम 1956 के तहत जो रजिस्टर्ड होते हैं जिसके अंतर्गत बात करें सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे SAIL बोलते हैं, फेल, ठीक है, जो कि भोपाल के अंतर्गत है। ये सभी लाभ और हानि के लिए स्वयं उत्तरदायी होती है। तीसरी होती है निगमित कंपनी अथवा लोक निगम। निगमित कंपनी अथवा लोक निगम यानी कि ONGC की अगर बात करें,
डीवीसी, एनटीपीसी, ये सभी जो है इनमें प्रत्येक कंपनी के अलग अलग कानून होते हैं और ये अपने लाभ और हानि के लिए स्वयं उत्तरदायी होती है। तो ये 3 प्रकार से हम देख सकते हैं, भारत में 3 प्रकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में यहाँ परिभाषित किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में समझौता ज्ञापन व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। तो देखिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOUs बोलते हैं, ये आप याद रखिए। वर्ष 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी और यह व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है प्राइवेट कॉरपोरेट जो सेक्टर है उसकी चुनौतियों के समक्ष सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की क्षमता को सुनिश्चित करना है। वर्ष 1987-88 में सार्वजनिक क्षेत्र के केवल 4 उद्यमों ने समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि वर्ष 2010-11 में यह संख्या बढ़कर 202 के आसपास पहुंच गई। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम अब पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं महारत्न कंपनियाँ। महारत्न योजना के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो देखिए इस योजना की शुरुआत अगर बात करें 2009 में की गई, वर्ष 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हम अगर देखें स्वायत्तता को सौंपना होता है। स्वायत्तता मतलब अपने आप में पूरा जो स्वामित्व है वो कंपनी को सौंपना, जिसे हम महारत्न कंपनी के रूप में परिभाषित करते हैं। और बड़े आकार के नवरत्न जो उपक्रम है उसके प्रबंधन बोर्ड को अधिनियम को अधिक स्वायत्तता सौंपना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे उपक्रमों के संचालन में घरेलू बाजार के साथ ही वैश्विक बाजार में भी अधिक स्वायत्तता प्राप्त हो सके। इसके अंतर्गत हमको देखिए वर्तमान में 10 महारत्न कंपनियां देखने को मिलती है। पहले 7 हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए 10 हो गई। अब जो नवरत्न कंपनी है उनको यहाँ पे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। पहले नवरत्न कंपनी कितनी थी? 17, पर अभी 14 बची है। वो 3 निकल कर कहाँ गई है? महारत्न कंपनियों में। तो आप देखिए इनका नाम याद रखिए, कौन से सन में क्या बनी है, क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और करंट में कौन सी बनी है वो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो करंट के आपको 3 मुख्य याद रखना, कौन कौन सी? 2017 वाली, 19 वाली और फिर एक और 19 वाली। तो देखिए यहाँ पे मुख्यालय भी देखना आपको, स्थापना वर्ष भी देखना है, उसके बाद ये कब बनी महारत्न कंपनी ये भी देखना है, और कंपनी का नाम और शॉर्ट फॉर्म आपको सारी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC बोलते हैं, 1964 में बनी, 2010 में ये इसको दर्जा मिला। महारत्न कंपनी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर सबको पढ़ सकते हैं। NTPC है, ONGC है, सेल है, CIL है, भील है, ठीक है, भेल इसको बोला जाता है, गेल बोला जाता है, BPCL, HPCL और PGCIL। तो ये सभी को आप पढ़ के यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके 1-2 बार पढ़ सकते हैं, तो आपको क्लियरिटी यहाँ पे हो जाएगी। संख्या याद रखना 10। उसके बाद नवरत्न कंपनी का अगर बात करें, नवरत्न कंपनी क्या होती है? तो नवरत्न जो होती है इसकी योजना की शुरुआत तो हम देख सकते हैं 1997 में की गई थी। और नवरत्न जो है सार्वजनिक उपक्रमों का एक ऐसा विशिष्ट वर्ग होता है जिनमें सरकार वैश्विक कंपनी होने की संभाव्य क्षमता देखती है। सरकार ने जो है नवरत्न कंपनी यहाँ पे शुरुआत की 1997 में। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे जो वैश्विक कंपनी की संभावना, और साथ में अगर देखें तो प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तता यहाँ पे इसको भी मिल जाती है, ठीक है, अधिक रूप से मिल जाती है। और अभी वर्तमान में यहाँ पे 14 है। तो 14 आपको याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म याद रखना है, और साथ में उसका स्थापना वर्ष, जैसे कि MTNL, BEL, ठीक है, HAL, NMDC, इसके अलावा RECL, इसके अलावा नाल्को है, PFC है, SCI है, NLC है, OIL है, RINL है, EIL है, CCL है, NBCC है। फुल फॉर्म भी आप याद रखिए और उनकी स्थापना वर्ष भी आपको याद रखना है। इसके बाद सबसे छोटी जो होती है वो मिनी रत्न योजना कहलाती है। मिनी रत्न कंपनी की श्रेणी में जो आती है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो इसकी शुरुआत 1997 में देखने को मिलती है। मिनी रत्न योजना की सरकार ने नवरत्न के अतिरिक्त लाभ अर्जित कर रहे अन्य जो उद्यम है उसको प्रोत्साहन देने के लिए कुछ शर्तों के साथ वित्तीय संचालन एवं प्रबंधन से संबंधित जो स्वायत्तता है वो प्रदान की, जिनको हम बोल सकते हैं मिनी रत्न कंपनी। और वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो हमको देखने को मिलती है 75 के आसपास। इसके साथ ही रक्षा रत्न उद्योग की अगर बात करें, अच्छा ये 75 का नाम है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप 14 और 10 को याद रख लीजिए, महारत्न और नवरत्न की। उनके अलावा जो भी आएगी वो आपको मिनी रत्न के कैटेगरी में शामिल कर दी जाएगी। भारत में रक्षा वस्तुएं, यहाँ पे देखें भारत में रक्षा वस्तुओं के उत्पादन में निजी क्षेत्र को, स्वदेशी कंपनियों का योगदान, यहाँ पे निजी क्षेत्र की जो स्वदेशी कंपनी उनका योगदान बढ़ रहा है। इस महत्व को देखते हुए प्रवर सेन गुप्ता समिति ने अपनी रिपोर्ट टाटा लॉर्सन एंड टर्बो जो टोब्रो बोलते हैं, टाटा लार्सन एंड टोब्रो तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा सहित लगभग 1 दर्जन निजी क्षेत्र की जो स्वदेशी कंपनी उसको रक्षा रत्न उद्योग का दर्जा देने की यहाँ पे अनुशंसा की। तो ये है रक्षा रत्न उद्योग एक प्रकार से। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनी है तो आवश्यक शर्तें हैं, तो वो भी आपको एक टेबल के फॉर्म में दिख रही है, जैसे शर्तें यहाँ पे दी गई है, ठीक है।
निवेश लाभ क्या होनी चाहिए और संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखिए महारत्न के लिए क्या है, महारत्न के लिए शर्तें हैं 3 वर्षों तक 2500 करोड़ रुपए से अधिक का औसत लाभ, वार्षिक लाभ होना चाहिए। विगत 3 वर्षों तक वार्षिक परिसंपत्ति औसतन 15,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। और यहाँ नवरत्न की बात करें तो नवरत्न में 6 निर्धारित प्रदर्शन मानकों में से 60% अंक प्राप्त किए गए हो। मिनी रत्न एक का जो है दर्जा प्राप्त हो। और मिनी रत्न एक में जो है अगर इसकी शर्त की बात करें विगत 3 वर्षों में लगातार लाभ या फिर विगत 3 वर्षों में औसत लाभ 30 करोड़ हो। मिनी रत्न 2 में विगत 3 वर्षों तक लगातार लाभ हो। निवेश लाभ क्या होनी चाहिए, तो महारत्न में किसी परियोजना में निवेश की जो सीमा है 1,000 से 5,000 रुपये करोड़ अथवा अपनी कुल परिसंपत्ति का 15% की छूट हो। नवरत्न में एकल परियोजना में स्वतः अधिकतम 1,000 करोड़ रुपए या परिसंपत्ति का 15% तक निवेश हो। मिनी रत्न की अगर बात करें तो निवेश हेतु 500 करोड़ रुपए तक या अपनी परिसंपत्ति के बराबर निवेश छूट या जो भी कम हो। साथ ही मिनी रत्न 2 में 300 करोड़ रुपए तक या अपनी परिसंपत्ति के 50% के बराबर हो। अब कंपनी कितनी कितनी होनी चाहिए संख्या में, तो महारत्न में अभी देखें 10 है। मिनी रत्न मतलब नवरत्न में आपको 10 कंपनियां 14 कंपनी देखने को मिलेगी। ये वाली पहले 17 थी, ये वाली पहले 7 थी, पर अभी यहाँ पे इधर तरफ जो है 3 आ गई है, तो यहाँ 14 बची और यहाँ 10 हो गई। यहाँ मिनी रत्न में आपको 61 देखने को मिलती है और मिनी रत्न 2 में आपको 15 कंपनियां देखने को मिलती है। तो ये संख्या भी आपको ध्यान में रखना है। अनअकैडमी के फ्री प्लान्स के बारे में आपको बता देता हूँ। फ्री प्लान्स में यहाँ पे 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे मिल रही पर वीक और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी हो रहे हैं एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 50,000 टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और आप इनसे पढ़ सकते हैं। डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होते हैं फ्री प्लान के अंतर्गत, जो कि पेपर एनालिसिस होता है इसमें टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और यहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर करा रही है, एमपीपीसी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई और एमपी जेल पर। ये 4 एग्जाम्स है जिसको फोकस किया जा रहा है। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे और 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया जा रहा है सभी सब्जेक्ट को मिलाकर। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज होती है यहाँ पे और 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 20 मिनट में आपको इनका आंसर देना होता है और इसका आगे फिर डिस्कशन होता है, यानी जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है मंडे टू सैटरडे और डेली 8 बजे। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज डेली 8 बजे चलती है, मंडे टू सैटरडे। इसके बाद ही मतलब 8:30 बजे से यहाँ पे ये पेपर एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और यदि आप फ्री प्लान के अलावा यदि आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहते हैं तो इसमें कुछ और मतलब फैसिलिटीज यहाँ पे दी गई है। कंप्लीट सिलेबस बैचेस यहाँ पे चल रहे हैं जो वीकली यहाँ पे मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे और 4 बैचेस यहाँ पे विशेष प्रकार के। 10 मंथ का फाउंडेशन बैच है एमपीपीसी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डेडिकेटेड है मध्य प्रदेश संबंधित जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। ठीक है, एमपीपीसी के संबंधित जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उससे संबंधित यहाँ पे है और लॉन्च हो रहा है हर वीक। दूसरा है 2 ईयर का फाउंडेशन बैच है एमपीपीसी प्रीलिम्स और एमपीपीसी मेंस के लिए, जो कि डिजाइन किए गए अंडर ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि फोर्टनाइटली यहाँ पे लॉन्च हो रहा है। 120 दिन का टारगेट बैच है यहाँ पे और ये एमपीपीसी प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड है और ये हर महीने यहाँ पे लॉन्च हो रहा है। चौथा है यहाँ पे 3 मंथ का बैच है जो कि अदर एमपी एग्जाम जैसे एमपी फॉरेस्ट सर्विस, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी सब इंस्पेक्टर यानी एमपीएसआई, एमपी लेबर इंस्पेक्टर और बहुत कुछ यहाँ पे होने वाला है और लॉन्च हो रहा है हर महीने। ठीक है, हर महीने इस प्रकार से ये 3 महीने के बैच यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं। और इसके अलावा और देखें 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस यहाँ पे ले रहे हैं। 25 से ज़्यादा लाइव क्लासेस हर महीने हो रही है और इसमें सभी सब्जेक्ट कवर किए जा रहे हैं और सभी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। जैसे एमपी के एग्जाम्स है, जो भी एग्जाम है वहाँ पे कराए जा रहे हैं सारे। ठीक है, डेडिकेटेड है, डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे होने वाले हैं डेली यहाँ पे। ठीक है, और महीने में मैंने आपको संख्या बता दी हूँ। बाइलिंगुअल होने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में है। क्लासेस और नोट्स प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे टॉप एजुकेटर जो कि एमपी के हैं और 20 से ज़्यादा एमसीक्यू यहाँ पे डेली प्रैक्टिस में हो रहे हैं कवर सभी सब्जेक्ट्स के। कुछ बैचेस के बारे में आपको बता दूं। लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 का बैच यहाँ पे 2 साल का है, फाउंडेशन कोर्स है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि इसमें आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी, जो कि हिंदी माध्यम के लिए है और ये शुरू हो रहा है 11 दिसंबर 2020 से। और एक बैच और फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, जो कि 10 महीने का कंप्लीट बैच कोर्स है, जो कि शुरू हो रहा है 23 दिसंबर 2020 से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना होगा और यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस आपको मिलेगा। फिर आपको ये 3 डॉट सेक्शन में आपको यहाँ पे जाना होगा, प्लस वाले कॉर्नर में। प्लस कॉर्नर में जाके आपको ये इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा गेट सब्सक्रिप्शन में। गेट सब्सक्रिप्शन में लेके आप अपने अनुसार सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, अपने अनुसार जो भी है आप ये सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले सकते हैं। और याद रहे जो प्रोमो कोड यूज़ करना है वो है सरकार 10। ठीक है, सरकार 10, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।
आप इसको प्रोसीड करेंगे, फिर आपको वहाँ पे डिस्काउंट से आपको जो भी बिल देना है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको ये सारे बैच यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, आप अपने पसंदीदा बैच में एनरोल हो सकते हैं। और डेडिकेटेड डाउट सेशन भी यहाँ पे हो रहे हैं और वीकली टेस्ट यहाँ पे कराए जा रहे हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट। इसके अलावा हम देख सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम हैं उन हेतु यहाँ पे पुनर्निर्माण बोर्ड है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो उपक्रम है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के वे उपक्रम जो रुग्ण हैं, यानी कि जो समस्याओं से ग्रसित हो अथवा घाटे में चल रहा हो, उनकी पुनर्संरचना के हेतु सुझाव देने के लिए वर्ष 2004 में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों हेतु पुनर्निर्माण बोर्ड इसकी जो है स्थापना की गई, जिसे बोर्ड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या BRPSC इसको बोला जाता है। इसकी स्थापना की गई 2004 में। और इस बोर्ड के अंतर्गत, ठीक है, इस बोर्ड के अंतर्गत 59 जो उपक्रम है उसके पुनरुद्धार व 3 को यहाँ पे बंद करने का सुझाव दिया गया, जबकि सरकार के द्वारा यहाँ पे 40 उपक्रमों के पुनरुद्धार और 2 को यहाँ पे बंद करने का निर्णय लिया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे विनिवेश व निजीकरण की बात करें, जिसे डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो विनिवेश मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम में लगी जो सरकारी पूंजी है उसको बाहर निकाला जाता है, यानी कि तो पूंजी लगाई जाती है जिसको निवेश बोला जाता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, और एक पूंजी निकाली जाती है, यानी कि देखिए एक उपक्रम में पूंजी लगाई जा रही तो इन्वेस्टमेंट, और इससे पूंजी निकाली जा रही तो डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि विनिवेश इसको बोला जाता है। यह कुछ प्रतिशत से लेकर 100% हो सकती है। जबकि निजीकरण की अगर बात करें तो यहाँ देखिए हमने देख लिए निजीकरण की अगर बात करें, निजीकरण में क्या होता है, वह अवस्था जब किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की पूंजी एवं प्रबंधन पर जो है निजी नियंत्रण यहाँ पे स्थापित हो जाता है, उसको बोलते हैं निजीकरण। 1991 की अगर बात करें तो 1991 में क्या हुआ था, उदारीकरण की नीति आई, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म आया। तो इस नीति को अपनाए जाने के बाद विनिवेश की दिशा में जो है अधिक तेजी आई, और सार्वजनिक जो क्षेत्र है, यानी कि सार्वजनिक उपक्रम के विनिवेश से संबंधित जो सुझाव देने हेतु रामकृष्ण की अध्यक्षता में एक विनिवेश आयोग की स्थापना या गठन किया गया। 1999 और 2004 की अगर बात करें तो यहाँ पे एक जो आयोग है आर पाटिल की अध्यक्षता में यहाँ पे पुनः विनिवेश आयोग की यहाँ पे गठन किया गया। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा हम देखें तो हमको एक चीज़ देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय निवेश कोष। ठीक है, राष्ट्रीय निवेश कोष देखने को मिलता है, जिसका जो गठन है हमको देखने को मिलता है 6 अक्टूबर 2007 को देखने को मिलता है। तो वर्ष 2005 की बात करते हैं। वर्ष 2005 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निवेश कोष के गठन की अनुमति दी, और इसी की औपचारिक शुरुआत हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। जब जो शुरुआत है 2007 में, तो इसके तहत क्या हुआ था, पीजीसीआईएल मतलब होता पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो विनिवेश है, जिसमें 994 करोड़ लगभग की राशि को यहाँ पे इस कोष में जमा किया गया था। और सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त होने वाले राजस्व के सुनिश्चित इस्तेमाल के लिए यहाँ पे केंद्रीय सड़क निधि यानी सेंट्रल रोड फंड, जिसे CRF बोलते हैं, इसके आधार पर राष्ट्रीय निवेश कोष, जिसे अगर बात करें तो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, इसकी स्थापना की गई। और सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश से प्राप्त होने वाली जो राशि है इस कोष में जमा की जाएगी, तथा यह राशि कहाँ से, भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बाहर रहेगी। इसके अलावा ये राशि जो है 75% और 25% के आसपास यहाँ अनुपात देखने मिलते हैं, यानी कि देखिए इस राशि का जो 75% भाग है वो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक यानी सोशल सेक्टर के विकास में यूज़ किया जाएगा, और 25% जो भाग है इस राशि का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों में निवेश एवं पुनरुद्धार हेतु किया जाएगा। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। फिर देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करते हैं, जिसे आप ये देखिए PMKVY मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आप देख सकते हैं काफ़ी फेमस योजना है, हालांकि बीच में इसको रोक दिया गया, सफल नहीं हो सकी अच्छे से। तो देखिए इसकी जो शुरुआत यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 20 मार्च 2015 को की गई थी, इसकी स्वीकृति मिली थी। और यह योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, जिसे हम NCDC बोलते हैं, ठीक है, इसके द्वारा मतलब जो NCDC है, जिसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोलते हैं, इसके माध्यम से तथा नवगठित जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है इसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, मतलब NCDC के द्वारा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा।
इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब यह जो योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की यहाँ पे प्रमुख योजना माना जाता है, जिसके अंतर्गत परिष्कृत पाठ्यक्रम, बेहतर उच्च प्रशिक्षण और उच्च प्रशिक्षित जो प्रशिक्षक है उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा हम देखें तो 8,000 रुपये का यहाँ पे मौद्रिक पुरस्कार भी दिया गया इस योजना में। प्रशिक्षु को यहाँ पे पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के अंतर्गत। ये देखिए आप सब देख सकते हैं, स्किल इंडिया यानी कि NCDC जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके द्वारा इसको क्रियान्वयन किया जा रहा है। फिर देखते हैं एक स्टार्टअप इंडिया अभियान देखने को मिलता है। तो स्टार्टअप इंडिया ये आप देख सकते हैं लोगो, और ये इसकी शुरुआत है 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया अभियान की यहाँ पे कार्य योजना प्रस्तुत की गई। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता, रोजगार, यहाँ पे उद्यमियों को रोजगार सृजन हेतु यहाँ प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें रियायतें उपलब्ध कराना, यानी छूट प्रदान करना। पश्चिमी देशों की संपन्नता में स्टार्टअप का जो है बड़ा योगदान देखने को मिलता है, क्योंकि यह सामूहिक रूप से रोजगार पैदा करने के अवसरों को जन्म देता है। इसके साथ ही अगर देखें तो स्टार्टअप कंपनियों के विकास तथा वित्तीय प्रोत्साहन हेतु 2500 करोड़ रुपए की प्रारंभिक तथा 10,000 करोड़ रुपए की कुल राशि के साथ 4 वर्षों के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 वर्षों के लिए स्टार्टअप कोष की स्थापना यहाँ पे की जाएगी, स्थापित किया जाएगा। और स्टार्टअप की स्थापना में लगने वाली जो लंबी उत्पादन पूर्व अवधि है उसको भी देखते हुए यहाँ पे किसी नए उद्यम को उसकी पंजीकरण से, ठीक है, मतलब यहाँ 2500 करोड़ रुपए ये आरंभिक मतलब जो होना चाहिए 2500 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए की राशि होना चाहिए। और 10 यहाँ देखिए 4 वर्षों के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 वर्षों के लिए स्टार्टअप कोष की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ अगर देखें तो पंजीकरण की तिथि से 7 वर्ष तक स्टार्टअप माना जाएगा। अभी तक अगर बात करें तो यह अवधि 5 वर्ष थी, और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के उद्यमों के मामले में यह अवधि 10 वर्ष हो सकती है। इसके साथ ही हमको एक और योजना देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे अगर पूछा जाए कि औद्योगिक रुग्णता या औद्योगिक समस्याओं को दूर करने के लिए, औद्योगिक जो भी मुद्दे हैं उनको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ पहल है, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो पहल की गई वो भी यहाँ पे आती है स्टैंड अप इंडिया की योजना के अंतर्गत। तो इसकी शुरुआत जो है 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है तथा महिला है उद्यमी, उनको 10 लाख से 1 करोड़ रुपए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। स्टैंड अप जो योजना है उसके अंतर्गत उधारकर्ताओं को ऋण प्रारंभिक चरण और संचालन दोनों के लिए सहायता भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो सिडबी के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा प्रदान की जाएगी। इसका जो उद्देश्य है 7 वर्ष तक बैंक का ऋण चुकाने की सुविधा के साथ समाज के पिछड़े वर्गों को संस्थागत ऋण संरचना का लाभ पहुंचाना था। इसके अलावा इस ऋण योजना के संचालन के लिए एक राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, जिसे हम NCGTC इसको बोलते हैं, तो इसकी यहाँ पे क्या की जाएगी, यहाँ पे गठन किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इससे संबंधित स्टार्टअप को 3 वर्ष तक जो है आयकर से छूट मिलेगी। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टार्टअप 90 दिन में बंद हो सकेंगे। सरकारी खरीद में स्टार्टअप को वरीयता दी जाएगी। पेटेंट शीघ्र दिलाने के लिए मुफ्त कानूनी मदद मिलेगी। मोबाइल से 1 दिन में स्टार्टअप पंजीकृत हो सकता है। PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की साझेदारी से इनोवेटर सेटअप होगा। यहाँ पे 7 संस्थानों में रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे वो हमने देखे। इसके अलावा देखिए आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो कि 2019 की है, 2020 की आएगी, वो भी आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर को आप साथ में मैच करते हुए चल सकते हैं। 19 के बाद 20 आएगा, 20 को आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए अपनी नोट्स में। तो यहाँ देखिए IMF एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जिसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बोला जाता है। इसके द्वारा अप्रैल 2019 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई। और इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि 7.3 और वर्ष 2020-21 में 7.5 रहने की अनुमान यहाँ पे व्यक्त किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को तीव्र गति प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे नए लोग जो है रोजगार में आए तथा भारत को जो जनसंख्या जननांकी है उससे भी लाभ प्राप्त हो सके। इससे क्या होगा, इसके साथ ही भूमि सुधार को बढ़ावा देना चाहिए, आधारभूत संरचना में व्यय को बढ़ावा देना चाहिए। सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। GDP में वृद्धि के अनुमान की अगर बात करें तो देश की संख्या यहाँ पे दी गई है। जैसे भारत है, भारत में कितना होना चाहिए 7.3, 7.5 यहाँ 2020 के अनुसार।
चीन की आप देख सकते हैं, अमेरिका की देख सकते हैं, जापान, रूस, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। और वैश्विक अर्थव्यवस्था की टोटल देखें तो 3.3 2019 में, 3.6 2020 में यहाँ अनुमान लगाया गया। किसके द्वारा? IMF के द्वारा। तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे देखने को मिलता क्या, जो सारी चीज़ हमारी उद्योग से रिलेटेड कंप्लीट यहाँ पे देखने को मिलती है। एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें अभी इस क्लास में यहाँ कवर किया है, ताकि आपके दिमाग में एक बार फिर से पिक्चर क्रिएट हो जाए। तो देखिए, हमने देखे हैं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें देखें क्या होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, वो चीज़ हमने देखे। महारत्न योजना के बारे में बात की है, टोटल संख्या इनकी 10 है, वो भी हमने यहाँ पे देखें। इसके अलावा नवरत्न योजना देखें, जो कब शुरू की गई थी और कितनी संख्या भी वर्तमान में है, वो हमने यहाँ पे देखे। इसके बाद मिनी रत्न योजना की बात करें तो ये हमने देखे यहाँ पे शुरुआत कब की गई थी, फिर कौन कौन सी आवश्यक शर्तें होना चाहिए, कितनी कितनी कंपनियां हैं, कौन कौन से क्षेत्र में किस किस प्रकार की जो कंपनी, वो सारी चीज़ यहाँ पे देखें हमने। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों हेतु पुनर्निर्माण बोर्ड के बारे में यहाँ पे बात की, विनिवेश व निजीकरण के बारे में बात की, राष्ट्रीय निवेश कोष के बारे में बात की। इसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके साथ ही हमने देखे थे स्टार्टअप इंडिया अभियान, और बाद में हमने देखे स्टैंड अप इंडिया योजना, और आखिरी में यहाँ देखें तो कुछ फैक्ट के साथ में हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2019 के बारे में यहाँ पे बात किया। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। उद्योग वाला हमारा जो है टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और एक कंप्लीट उद्योग वाला लेक्चर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो आप उसको टोटल जाकर देख सकते हैं, अगर आप अलग अलग पार्ट में नहीं देखना चाहते तो। आप टेलीग्राम में जुड़कर और अधिक जो है यहाँ पे हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप 2 मिलेंगे आपको, चर्चा परिचर्चा और उत्तर लेखन ग्रुप, इनमें आप जुड़ सकते हैं। साथ में आप यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको MPPSC जो मेंस है 2020 के अनुसार पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये अभी कंटिन्यू आपको देखने को मिलेंगे। पेपर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है टोटली, पार्ट ए पार्ट बी, और बाद में जो बाकी चीज़ें भी है वो धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो आप कंप्लीट तैयारी यहाँ पे कर सकते हो सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन से। तो आप इससे जुड़िए और अन्य लोगों को भी इससे जोड़िए, ताकि सबका फ़ायदा होते चले। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.